तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं और डिकोड करते हैं दुनिया के सबसे विशाल और डायनामिक कॉर्पोरेट एम्पायर्स में से एक की कहानी। ये एक ऐसा सफर है जो ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल छोटी सी शुरुआत एक ग्लोबल टेक एम्पायर में तब्दील हो सकती है। अब इस कंपनी का आज का पैमाना समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, $120 बिलियन। जी हाँ, 2025-2026 के वित्तीय वर्ष में इसने $120 बिलियन के रेवेन्यू का वो ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है, जो अपने आप में इस पूरी कहानी की भव्यता को बयां कर देता है। इस शानदार सफर को समझने के लिए हम इसे 5 छोटे हिस्सों में बांटकर देखेंगे। विमल एरा से लेकर इक्विटी कल्ट, फिर वैल्यू चेन, जियो की क्रांति और अंत में भविष्य की रणनीति तक। 1957 के एक छोटे से ट्रेडिंग ऑफिस से आज के इस टेक और एनर्जी जायंट तक का सफर इन्हीं पड़ावों से होकर गुजरता है। तो चलिए बात करते हैं पहले पड़ाव की। 1957 में जब कंपनी के संस्थापक धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौटे तो उन्होंने मुंबई में एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। शुरुआत बिल्कुल साधारण थी, सिर्फ मसालों और पॉलिएस्टर यार्न पर फोकस था, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। और इस विजन की एक झलक देखने को मिली 1966 में। शायद ओनली विमल की वो मशहूर टैगलाइन बहुत लोगों को आज भी याद हो। ये उनके पहले बड़े टेक्सटाइल ब्रांड का हिस्सा थी। मॉडर्न मशीनरी और बेहतरीन क्वालिटी का इस्तेमाल करके इन्होंने जो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, उससे इस ब्रांड को पूरे देश में एक जबरदस्त पहचान मिल गई। इसके बाद 1977 में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय कॉर्पोरेट दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। कंपनी एक ऐसा क्रांतिकारी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ लेकर आई जो सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं था, बल्कि असल में यह संपत्ति के लोकतंत्रीकरण की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। इस आईपीओ ने भारत में इक्विटी कल्ट की नींव रखी। जरा सोचिए, उस वक्त शेयर बाजार सिर्फ अमीर घरानों तक सीमित था, लेकिन इस कदम ने बाजार के दरवाजे आम मध्यम वर्गीय जनता के लिए खोल दिए। ये आईपीओ कई गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ और रातों रात लाखों आम भारतीय शेयरधारक बन गए। मतलब बिजनेस सच में एक जन आंदोलन बन चुका था। फिर 80 और 90 के दशक तक आते आते कंपनी को ये बात गहराई से समझ आ गई कि कच्चे माल के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क है, और यहीं से जन्म हुआ उनकी ऐतिहासिक औद्योगिक विस्तार रणनीति का, जिसे बिजनेस की दुनिया में मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो सप्लाई चेन को पीछे की तरफ से कंट्रोल करना। पहले कच्चा माल, फिर मैन्युफैक्चरिंग और अंत में डिस्ट्रीब्यूशन। इसी रणनीति के तहत पाताल गंगा और हजीरा जैसे बड़े प्लांट्स लगाए गए ताकि लागत कम हो और मुनाफे पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल हो। और ये सिलसिला रुका नहीं। 1990 के दशक में विशाल जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के साथ ये इंटीग्रेशन अपने चरम पर पहुंच गया। इस एक कदम से कंपनी को न सिर्फ एक अभूतपूर्व ग्लोबल स्केल मिला, बल्कि भारी एक्सपोर्ट क्षमता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान भी मिल गई। 2002 में संस्थापक के निधन के बाद एक अहम मोड़ आया। 2005 में पारिवारिक पुनर्गठन के तहत इस विशाल साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया। मुकेश अंबानी के हिस्से में भारी औद्योगिक एसेट्स जैसे ऑयल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स आए, और अनिल अंबानी ने टेलीकॉम और फाइनेंशियल सेक्टर्स की कमान संभाली। तो अगर हम 1957 की ट्रेडिंग से लेकर 1999 की जामनगर रिफाइनरी तक की इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालें, तो विकास की ये रफ्तार कमाल की लगती है। और यही वो मजबूत नींव थी जिसने 2006 में मुकेश अंबानी के कंज्यूमर रिटेल में आक्रामक प्रवेश के लिए एकदम परफेक्ट मंच तैयार किया। और अब बात करते हैं 2016 की उस सुनामी की, जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये वो दौर था जब भारी उद्योग के साथ साथ एक बेहद आक्रामक डिजिटल कंज्यूमर एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। डिजिटल दुनिया का एक बिल्कुल नया अध्याय। जियो ने मार्केट में आते ही पूरी तस्वीर बदल दी। सोचिए, मुफ्त वॉइस कॉल और बेहद सस्ता इंटरनेट, वो भी देशव्यापी 4G नेटवर्क के साथ। इस रणनीति ने प्रतिद्वंदियों को या तो मर्ज होने पर मजबूर कर दिया या फिर बंद होने पर। और मजे की बात यह है कि इसने अकेले ही डिजिटल इंडिया को एक जबरदस्त रफ्तार दे दी। और इस आक्रामक रणनीति का नतीजा देखिए, 2025 तक जियो 500 मिलियन यानी आधे अरब से ज्यादा ग्राहकों का भारी भरकम आंकड़ा पार कर चुका था। इसी विशाल यूजर बेस ने आज पूरे देश में ऑनलाइन पेमेंट, स्ट्रीमिंग और ई-कॉमर्स को एक नई ऊर्जा दी है।
इस अभूतपूर्व ग्रोथ को दुनिया ने भी नोटिस किया। 2020 में मेटा और गूगल जैसे ग्लोबल टेक दिग्गजों ने इसमें $20 बिलियन से अधिक का भारी निवेश किया। ये इस बात की बहुत बड़ी मुहर थी कि कंपनी का डिजिटल विजन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब सवाल ये है कि भविष्य की ओर तेजी से बढ़ता हुआ ये आधुनिक और डाइवर्सिफाइड एम्पायर आज आखिर दिखता कैसा है? आज ये भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। पारंपरिक एनर्जी और ऑयल रिफाइनिंग से लेकर कटिंग एज एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रिटेल से लेकर मीडिया तक, ये एक ऐसा विशाल एम्पायर है जो हर दिशा में पूरी मजबूती से खड़ा है। और इनकी नज़रें अब पूरी तरह से कल पर टिकी हैं। ये डीप टेक एआई प्लेटफॉर्म्स में भारी निवेश कर रहे हैं, जिसे रिलायंस इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। साथ ही जामनगर में ही दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक का निर्माण भी हो रहा है। मतलब फोकस पूरी तरह से सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर टेक पर है। तो इतिहास को देखते हुए ये बात तो साफ है कि वक्त और अर्थव्यवस्था के साथ खुद को बदलना इन्हें बखूबी आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मसालों से लेकर 4G नेटवर्क और एआई तक का सफर तय करने वाला ये $120 बिलियन का दिग्गज आगे किस ग्लोबल इंडस्ट्री की तस्वीर बदलेगा? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन ये सवाल जरूर हमें भविष्य की संभावनाओं पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।